हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल आईडी। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक मेटाफिजिकल पोएट्स। सो पहला टॉपिक रेनेसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल, और आज हम करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स हम कहते हैं 17th सेंचुरी के ग्रुप ऑफ पोएट्स को, और इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो पोइट्री थी वो बहुत डिफरेंट थी उस एज की पोइट्री से। तो क्या कुछ अलग था इनकी पोइट्री में, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेटाफिजिकल वर्ड का मीनिंग। सो मेटा का मतलब यहाँ पर होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, ठीक है, और फिजिकल का मीनिंग होता है फिजिकल वर्ड। सो मेटाफिजिकल का मतलब हो गया बियॉन्ड फिजिकल वर्ड या बियॉन्ड द फिजिकल थिंग्स, यानी कि जो कुछ भी फिजिकल के परे है, हम इसे पराभौतिक भी कह देते हैं हिंदी में। सो जो कुछ भी फिजिकल वर्ल्ड के परे है उसे हम कह देते हैं मेटाफिजिकल। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स, ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था। सो फर्स्ट टाइम मेटाफिजिक्स टर्म को यूज़ करते हैं एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल का एक वर्क है मेटाफिजिक्स, तो इसलिए हम कह देते हैं कि मेटाफिजिक्स का जो सबसे पहले वर्ड का यूज़ किया है वो किया है एरिस्टोटल ने। लेकिन यहाँ मेटाफिजिकल पोइट्री के संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने इस वर्ड को यूज़ किया था, और प्रोबेबली द ओनली राइटर हु यूज द टर्म मेटाफिजिक्स बिफोर ड्राइडन इज ड्रमंड ऑफ हाउथॉर्न। तो ड्रमंड का नेम कभी कभी यहाँ पर आता है कि सबसे पहले मेटाफिजिक्स वर्ड को किसने यूज़ किया। सो एरिस्टोटल का नाम कम आता है क्योंकि एरिस्टोटल का तो वर्क था मेटाफिजिक्स, और ड्रमंड का नेम यहाँ पर ज़्यादा आता है कि अगर ड्राइडन से पहले भी किसी ने इस वर्ड को यूज़ किया है तो वो थे ड्रमंड ऑफ हाउथॉर्न। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ड्रमंड। ठीक है, इसके बाद द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन। सो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को यूज करने वाले थे जॉन ड्राइडन इन हिज वर्क डिस्कोर्स ऑफ सटायर। तो इनका एक वर्क है डिस्कोर्स ऑफ सटायर जो कि आता है 1693 में। तो इस वर्क में इन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड को यूज किया है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इज कॉइन्ड बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए सैमुअल जॉनसन, क्योंकि सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में एज अ स्कूल ऑफ पोइट्री, एज अ ग्रुप ऑफ पोएट्स बात की थी। जॉन ड्राइडन ने नहीं की थी। जॉन ड्राइडन ने सिर्फ इस वर्क में मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड को यूज़ किया है, ये कहकर कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। इसके सिवा इन्होंने ज़्यादा बात इस पर नहीं की है। सो सबसे पहले जो पोएट थे जिन्होंने बात की मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोएट्स के ऊपर, तो वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसीलिए इस टर्म को एट्रीब्यूट किया जाता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। ठीक है, सो मेटाफिजिकल स्कूल और ग्रुप ऑफ पोइट्री वॉज अ टर्म यूज्ड सरकास्टिकली बाय डॉक्टर जॉनसन। इन्होंने भी इस वर्ड को बहुत प्रेज करते हुए नहीं यूज़ किया था, बल्कि सरकास्टिकली यूज़ किया था मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर। सो इसलिए द कॉइनेज ऑफ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स इज एट्रीब्यूटेड टू द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, who coined it to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by inventive use of conceits and far-fetched imagery. So डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को इस वर्ड, इस टर्म को कॉइन करने के लिए एट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले द ग्रुप ऑफ पोएट्स, जिसमें जॉन डन के बारे में इन्होंने बात की, अब्राहम कावली के बारे में इन्होंने बात की, जॉन क्लीवलैंड के बारे में इन्होंने बात की, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बनता है। इन द चैप्टर
ऑन अब्राहम कावली इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जो वर्क आया था 1779 टू 81, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी, क्रिटिकल बायोग्राफी दी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. सो ही रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द 17th century in which there appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. ठीक है, तो 17th century की बिगिनिंग में एक रेस ऑफ राइटर्स जिनको इन्होंने कहा मेटाफिजिकल poets. This does not necessarily imply that he intended metaphysical to be used in true sense. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने intentionally इन poets को ये बोला कि इनको metaphysical ही कहा जाए आज से, बट इन्होंने एक derogatory और एक sarcastic way में इन लोगों के लिए metaphysical term का यूज़ किया. बट बाद में ये राइटर्स, ये poets जो हैं metaphysical poets कहकर ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए. सो मेटाफिजिकल पोएट्स 1921. अभी एक और वर्क है द मेटाफिजिकल पोएट्स इज एन ऐसे रिटन बाय टी.एस. इलियट. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921, तो ये क्या है? ये एक ऐसे है जिसे लिखा है टी.एस. इलियट ने. ठीक है, इन दिस ऐसे इलियट प्रेज मेटाफिजिकल क्वेस्ट फॉर यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. सो सबसे पहले राइटर जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की, वो थे टी.एस. इलियट. तो इन्होंने पहली बार मेटाफिजिकल राइटर्स को प्रेज किया और उनकी जो क्वेस्ट थी, जो सर्च थी फॉर यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, तो आपको पता होगा ये टर्म दिया है टी.एस. इलियट ने अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में. कौन सा? द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. क्वेश्चन आता है इस तरीके से. ठीक है, सो यूनिफिकेशन of sensibility is clearly perceived in metaphysical poets. ये कहा था टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए, तो इन्होंने पहली बार मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ की थी. सो मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बारोक पोएट्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक नया टर्म आपने सुना होगा कि बारोक पोएट्स करके भी हम मेटाफिजिकल पोएट्स को जानते हैं, और इसका मतलब होता है इरेगुलरली शेप्ड. बारोक का मतलब होता है, आर्किटेक्चरल टर्म है ये, और इसका मतलब होता है इरेगुलरली शेप्ड. जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स की पोइट्री बहुत इरेगुलरली शेप्ड होती है, तो उसी तरीके से जो बारोक का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है? बहुत इरेगुलरली शेप्ड होता है, इसलिए इन्हें बारोक पोएट्स भी कहा जाता है. मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव्ड इन कार्पे डाइम फिलोसफी. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो किस में बिलीव करते हैं? कार्पे डाइम फिलोसफी में बिलीव करते हैं. और कार्पे डाइम का मीनिंग क्या होता है? सीज द डे, कि जो दिन है उसको सीज करके, रोक कर रख लो. इट बिलीव्स इन मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. सो दिन को रोक कर क्यों रख लो? क्योंकि जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है उसको आप जी भर कर जी लो, उसको आप जी भर के इंजॉय कर लो, उससे आप मेक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. ये फिलोसफी जो है कार्पे डाइम फिलोसफी बिलीव करती है. और इसके लिए जो फेमस पोएम है कार्पे डाइम फिलोसफी पे बेस्ड, तो वो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल. ठीक है, सो ये जो पोएम है इसको कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्पे डाइम फिलोसफी. इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि मेटाफिजिकल पोइट्री कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 2 ब्रॉड डिविजन्स मिलेंगे आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के. तो पहली जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो होती है अमोरस लव पोएम्स, यानी कि लव पोइट्री देखने को मिलेगी आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में. और दूसरी आपको दिखेगी रिलीजियस वर्सेस या रिलीजियस हिम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एज मेटाफिजिकल पोइट्री. इसके बाद हम देखते हैं फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स. कौन कौन से फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स हैं? तो इनमें सबसे पहले नेम आता है जॉन डन का, जिन्हें हम अनडाउटेडली फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं, और इन्हें हम मोनार्क ऑफ विट भी कहते हैं. तो क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड मोनार्क ऑफ विट? तो मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है जॉन डन को, और इन्हें हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं. इसके बाद दूसरे जो मेजर पोएट हैं मेटाफिजिकल, वो है एंड्रयू मार्वल, जिन्होंने लिखी थी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. इसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट एक रिलीजियस पोएट है और इन्हें मेटाफिजिकल सेंट के नाम से भी जाना जाता है. इनकी फेमस पोएम है द टेम्पल. इसके बाद अब्राहम कावले, जिनके ऊपर डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द पोएट्स में पूरा मेटाफिजिकल का जो चैप्टर है जहाँ पर इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स करके टर्म यूज़ किया है वो इन्हीं की लाइफ में यूज़ किया है. इसके बाद है हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रैशो, जॉन डेनहम और जॉन क्लीवलैंड. सो इसके बाद कुछ कावेलियर मेटाफिजिकल पोएट्स हैं यहाँ पर. तो कावेलियर पोएट्स को आप जानते होंगे. कावेलियर पोएट्स उन पोएट्स को कहते हैं जो चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे या चार्ल्स वन के कोर्ट में
पोइट्स थे। सो इनमें हैं रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियू एंड जॉन सकलिंग। तो इन्हें भी हम कावेलियर मेटाफिजिकल्स करके जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कि आखिर ये मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या। सो मेटाफिजिकल पोइट्री नॉर्मल पोइट्री से थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो हैं वो नॉर्मल पोइट्री से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़ करते हैं फार फेच्ड इमेजरी। अब फार फेच्ड इमेजरी क्या है? ऐसी इमेजेस का यूज़ करना जो क्या है, बिल्कुल अस्वाभाविक और अविश्वसनीय से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं अ ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक अ डैमेज क्लॉक। सो अगर आप देखेंगे एक ब्रोकन हार्ट और एक डैमेज क्लॉक का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप कनेक्शन ढूंढने पे आएँ तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन ब्रोकन हार्ट और डैमेज क्लॉक के बीच में दिखाई देने लगेगा। सो इसी के साथ ये अनकन्वेंशनल स्टाइल यूज़ करते हैं। इनका जो स्टाइल होता है वो ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं होता है, बल्कि ट्रेडिशनल से हट के इनका स्टाइल होता है। अब्रप्ट सी इनकी पोएम की ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग में भी ये थोड़ा सा अलग तरीके के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, जहाँ पर राइम वगैरह जो होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके साथ ही इंजीनियस कंसीट्स। सो कंसीट्स भी इमेजेस हैं जो कि बहुत इंजीनियस यानी कि बहुत विचार करके, सोच समझ के, कौशल पूर्वक, चतुराई से बनाए गए होते हैं। जैसे न्यू इमेजरी है, नया कंपैरिजन है, इस तरीके की कंसीट्स ये यूज़ करते हैं यहाँ पर, इस तरह की इमेजेस ये यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए जॉन डन की पोम द फ्ली को ले लें तो द फ्ली में वो जो फ्ली की बॉडी में जो ब्लड है उसको कंपेयर करते हैं टू लवर्स के बेड से, वेडिंग बेड से, कि जो दो लवर्स का वेडिंग बेड है उससे कंपेयर कर देते हैं फ्ली की बॉडी को, और उसमें जो ब्लड है उसको वो कंपेयर कर देते हैं टू लवर्स के यूनियन से। सो ये आपकी बहुत डिफरेंट तरह की, इंजीनियस तरह की कंसीट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करके इन इमेजेस को डाला जाता है। और इसी तरीके से आप अगर देखें द वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है, इसमें कंपास का एग्जाम्पल देते हैं जॉन डन। तो कंपास के दो लेग्स होते हैं, उन लेग्स को भी वो किससे कंपेयर कर देते हैं? दो लवर्स से कंपेयर कर देते हैं कि एक लेग जो होता है कंपास का वो स्टैटिक होता है। जब हम कंपास से गोला बनाते हैं तो कंपास का एक लेग स्टैटिक बीच में रखते हैं हम पेज पर, दूसरा लेग जो होता है वो घूमता है तो गोला बन पाता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि जो स्टैटिक लेग है वो कौन है? द फीमेल, ठीक है। और जो घूम रहा है वो लेग कौन है? द मेल, यानी कि दो लवर्स में जो फीमेल है वो स्टैटिक है क्योंकि वो घर पर ही रहती है, और जो मेल है वो क्या करता है? पूरी दुनिया में घूमता है, कमाई करता है, इस तरीके से अपनी लिवलीहुड लेकर आता है उसके पास। तो इस तरीके से कंपास के दो लेग्स जो हैं उनको दो लवर्स से यहाँ पर जॉन डन कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके की जो इमेजेस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फार फेच्ड इमेजरी, या फिर आप बोल देंगे इन्हें कंसीट्स। और इसी के साथ साथ ये इनकॉन्ग्रुअस इमेजरी जो है उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बिल्कुल बेमेल, या बिल्कुल ही अनुपयुक्त कह दो, या बिल्कुल ही विसंगत कह दो, बिल्कुल डिससिमिलर कह दो, ठीक है। तो बहुत ही डिससिमिलर जो इमेजेस हैं, यानी कि जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि ये इमेज यहाँ पर इससे कंपेयर की जा सकती है या लवर्स से कंपेयर की जा सकती है, इस तरह की इमेजेस मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़ करते हैं। और मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ ऑफन कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ईजिली आपको मेटाफिजिकल पोइट्री समझ में नहीं आएगी। और इसमें क्या होती है? बहुत सटिलिटी ऑफ थॉट होती है, कि बहुत सूक्ष्म थॉट इनके होते हैं, कि बहुत विचार करने लायक थॉट जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर डाले होते हैं। एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। और डिलिबरेट हार्शनेस और रिजिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन आपको इस पोइट्री में देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर सनराइजिंग की स्टार्टिंग देखें तो सनराइजिंग में जॉन डन बोलते हैं बिजी अनरूली सन, इस तरीके से सन को वहाँ पर वो रिब्यूक करते हैं, चाइट करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने हार्शनेस यूज़ किए वहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड सिमिलैरिटी विद डिससिमिलर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो डिससिमिलर चीज़ है उससे आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगी मेटाफिजिकल पोइट्री में। तो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए आप फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जिससे आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो ये सभी आपके मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। इसके बाद देखते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स पे कोटेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं और बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। इनमें सबसे पहला कोटेशन है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। सो एक कोटेशन है जॉन ड्राइडन का, जो इन्होंने अपने वर्क डिस्कोर्स ऑफ सटायर में दिया था। सो कंप्लीट कोटेशन है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स
not only in his satires but in his amorous verses, where nature only should reign and perplex the minds of the fair sex with nice speculation of philosophy, when he should engage their hearts and entertain them with the softness of love. So ये जॉन ड्राइडन का कोटेशन है मेटाफिजिक्स के ऊपर, मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर, और इसी को कंटिन्यूएशन में यहाँ पर इन्होंने कहा है, इन दिस मिस्टर काउली हैज़ कॉपीड हिम टू अ फॉल्ट। सो जॉन ड्राइडन का मानना था कि मिस्टर काउली जो हैं इन्होंने जॉन डन को कॉपी किया है। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, डन मस्ट बी अ ग्रेट पोएट बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट राइटर। सो यहाँ पर भी ड्राइडन जो है जॉन डन को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डन वॉज फर्स्ट इन सर्टेन थिंग। ये कहा था डॉक्टर जॉनसन ने। सो डॉक्टर जॉनसन ने भी काफ़ी सटायरिकली जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनके ऊपर बात की थी। और नेक्स्ट कोट है, मेटाफिजिकल्स वर द मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो द लर्निंग वॉज देयर होल इंडेवर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और काफ़ी टाइम आया हुआ है एग्जाम में, सो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ वर यूक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। ये भी डॉक्टर जॉनसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स। सो डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स कभी कभी टर्म पूछ लिया जाता है, सो इसका कनेक्शन डायरेक्टली मेटाफिजिकल पोएट्स से, मेटाफिजिकल पोइट्री से है। डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी इन डिससिमिलर, जो कि आपको मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, डन डिजर्व हैंगिंग फॉर नॉट कीपिंग द एक्सेंट। ये कहा था बेन जॉनसन ने जॉन डन के बारे में। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला कोटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट कोट है, एज एलिजाबेथन हैड प्लेड विथ वर्ड्स मेटाफिजिकल प्लेड विथ थॉट्स। सो एक कोटेशन है वॉल्टर स्कॉट का। और इसके बाद है, इन द मेटाफिजिकल्स द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी परसीव्ड क्लियरली। सो टी.एस. इलियट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है मेटाफिजिकल्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री पे किन किन राइटर्स का वर्क है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जॉन ड्राइडन, जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड को यूज़ किया डिस्कोर्स ऑफ सटायर में। सो ये वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री के लिहाज से। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को यूज़ किया था। इसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री पे काम करने वाले हैं हर्बर्ट गैरिसन। सो हर्बर्ट गैरिसन का वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वर्क है मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी। सो इस वर्क में इन्होंने जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं इनकी पोइट्री को कंबाइन करके पब्लिश किया है। इसके बाद है हेलन गार्डनर, जिनका वर्क है मेटाफिजिकल पोएट, जो कि आया था 1957 में। इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क बाय मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उनके जो जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं कुछ, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जॉन डन है। जॉन डन के होली सोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। सो ये जो पोम का जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, डेथ बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग, और इसके सिवा भी द फ्ली है, द कैननाइजेशन है, कैस्टसी है। काफ़ी सारी पोम्स हैं जॉन डन की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज मेटाफिजिकल पोइट्री। इसके बाद एंड्रयू मार्वल की पोम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कार्पे डाइम फिलोसफी का। इसके बाद है द डेफिनेशन ऑफ लव। नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्हें हम मेटाफिजिकल सेंट भी कहते हैं। इनका वर्क जो इम्पोर्टेंट है, ईस्टर विंग्स, द टेम्पल बहुत फेमस वर्क है इनका, और द रिट्रीट भी बहुत फेमस वर्क है। और द रिट्रीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्क ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया था इमॉर्टैलिटी ओड लिखने के लिए। इसके बाद रिचर्ड क्रैशो का फेमस वर्क है स्टेप्स टू द टेम्पल, और अब्राहम काउली का फेमस वर्क है द मिस्ट्रेस, और इस वर्क को हम इस नेम से भी जानते हैं सेवरल कॉपीज ऑफ लव वर्सेस। इसके बाद है हेनरी वॉन, और हेनरी वॉन का फेमस वर्क है सिलेक्ट सेंटिलेंस। सो सिलेक्ट सेंटिलेंस हेनरी वॉन का फेमस वर्क है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है मेटाफिजिकल पोइट्स पे अपना लेक्चर। सो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे सभी के सभी इस लेक्चर में मैंने कवर कर दिए हैं। साथ ही आप जो मेटाफिजिकल पोइट्स पे MCQ वाला वीडियो है वो देखना ना भूलें। इस लेक्चर को देखने के बाद आप सारे के सारे MCQ सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।